ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। सो टेस्ट के रिजल्ट्स आपको परसों मिल जाएंगे। व्हाट आर द टेस्ट रिजल्ट्स, आपको परसों मिल जाएंगे, है ना। उसके रिजल्ट्स आपको परसों मिल जाएंगे कि कैसे क्या रहा। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट घर पे दे सकते हो, जब आपकी रिकवरी हो जाए तब दे सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आप टेस्ट को सीरियसली लेते हो तो आप एग्जाम में अपने आप अच्छा गेन करोगे। टेस्ट में सीरियसली नहीं लोगे आप अगर, तो आप अच्छा गेन नहीं करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए टेस्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें पता रहता है कि हमने तो यार पढ़ा ही नहीं है, पर अगर हमें पता रहता है कि हमने एक आध टॉपिक भी किया हुआ है या उसके बारे में हमने कुछ सुना हुआ है, एक आध टॉपिक किया हुआ है या फिर हमने उसके बारे में सुना हुआ है, तो हमारे कॉमन सेंस या हमारी नॉर्मल पढ़ाई के बेसिस पर अगर हमें जितना भी पता है या नहीं भी पता है, हमने कुछ भी अगर उसके बारे में हम अगर कुछ लिखने की क्षमता रखते हैं। क्यों बोल रहा हूं, अगर हम बीकॉम के पेपर्स देने जाते हैं तो बिना पढ़े हम कुछ भी लिखने की क्षमता रखते हैं। यहां तो हम सीए के स्टूडेंट्स हैं, तो सीए के स्टूडेंट्स को मैं कंपैरेटिवली ज्यादा ही अच्छा मानूंगा कि यार उनमें लिखने की क्षमता बीकॉम के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सो बिना पढ़े भी वो बच्चा, चलो ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाएगा पर कुछ तो उसमें कर पाएगा, कुछ तो लिख पाएगा अगर उसने कुछ सुना हो तो। सो इसीलिए ट्राई करना चाहिए टेस्ट के लिए। क्या होगा टेस्ट लेके, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, बल्कि मेरा एक दिन ज्यादा वेस्ट ही होगा कि चलो ठीक है यार टेस्ट दिया तो उस दिन पढ़ाई नहीं हुई। टेस्ट लेके आपका क्या जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपको मैं डांटूंगा कि भाई फेल हो गए, तो स्कूल वाले जो फीलिंग होती थी कि यार टेस्ट में बुरे मार्क्स आएंगे तो पेरेंट्स को बुलाया जाएगा या फिर टीचर डांटेगी चिल्लाएगा वगैरह, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ऑब्वियसली हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो यार आप टेस्ट दे रहे हो, आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, मैं टेस्ट पे इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऑल्दो मैं टेस्ट ना बहुत ही कम लेता हूं, मैं खुद ही एडमिट कर रहा हूं इस चीज को, मैं टेस्ट बहुत कम लेता हूं। ऑल्दो कायदे से टेस्ट होना चाहिए एक एक दो टॉपिक होने के बाद। फ्रॉम सो मेनी डेज आई वॉज वेटिंग कि यार मैंने बोला हुआ है टेस्ट लेना है, सरप्राइज टेस्ट लेना है, तो मेरी कोशिश होती थी कि यार सब लोग आए तो टेस्ट लूं। कल मैंने फ्रस्ट्रेशन आगे, चलो यार टेस्ट दे ही दो, हटाओ, आ ही नहीं रहे कोई, बहुत कम लोग आ रहे हैं। मैंने यार अच्छा खासा जितने लोग पढ़ते हैं पूरे लोग आए तो मैं टेस्ट लूं ताकि मजा आए, पर फिर मैं हार गया। मैंने सोचा यार छोड़ो यार, कमिटमेंट किया है तो अब देना ही पड़ेगा टेस्ट। बट अब मेरे माइंड में एक चीज आई है और थोड़ा सा चीजें अब धीरे धीरे अच्छी भी जा रही हैं, अब थोड़ा सा करके प्रॉपर भी जा रही हैं चीजें। एग्जाम नवंबर में है, ठीक है ना, मुद्दे की बात पे आते हैं। एग्जाम नवंबर में, ऐसा क्या करना चाहिए कि भाई नवंबर में एग्जाम है, हम अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर सकें। सो आई हैव टेकन अ न्यू इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड नॉट फॉर ओनली यू इन द क्लास, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। मैं एक बहुत टाइम से अपनी एक वेबसाइट पे काम करवा रहा था, charterscorner.com। अब वो वेबसाइट कंप्लीट तो नहीं बोलूंगा कि कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि वो ऐसी वेबसाइट है कि वो वेबसाइट कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। वो वेबसाइट में अपडेशंस होते रहेंगे। बट इन दैट वेबसाइट मैं एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, टेस्ट सीरीज। उस वेबसाइट पे मैं एक नया एक वेब पेज क्रिएट करने वाला हूं, टेस्ट सीरीज का वेब पेज। स्टूडेंट घर पे बैठ के वो टेस्ट डाउनलोड करे और वो टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज होगा, पेपर वाइज नहीं होगा। उसको पता है कि मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक हो चुका है, वो टॉपिक डाउनलोड किया और वो क्वेश्चन सॉल्व किए। हो सकता है माइट भी 2 क्वेश्चन हो, सिर्फ माइट भी हो सकता है 3 क्वेश्चन हो, सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक वाइज चैप्टर टेस्ट होगा और वो आप टेस्ट कर सकते हो। अगली बार से मेरी कोशिश होगी, मैं आपसे जो टेस्ट लूंगा वो अगली बार से मेरी कोशिश होगी मैं वो टेस्ट सीरीज जो मैंने बोला charterscorner.com जो मेरी वेबसाइट है, मैं उसी के थ्रू लूं, वैसे ही लूं। जल्दी से जल्दी मैं उसमें टेस्ट पेपर्स अपलोड करूंगा, सॉल्यूशंस भी उसके अपलोड होंगे।
वैसे मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, कल जो मैंने आपसे टेस्ट लिया था वो टेस्ट के जो क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे, वो मई 18 अटेम्प्ट के पेपर के क्वेश्चंस थे, चारों के चारों। वो मैं कहीं से मैंने नहीं बनाए थे, वो मई 18 पेपर के क्वेश्चंस थे न्यू सिलेबस के। सो अगर जिन लोगों ने नहीं दिया या अगर जिन लोगों ने अच्छे से नहीं दिया तो वो गलत बात हो गई, क्योंकि देखो अभी अभी का पेपर था, कायदे से आप अपने आप को जज कर सकते थे कि यार देखो किस तरीके से पेपर आता है, बिल्कुल रिसेंट वाला। अभी तक तो उसके इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन तक इंट्रोड्यूस नहीं किए भाई, उसके सोल्यूशन तक इंस्टीट्यूट ने नहीं डाले। तो उसके सोल्यूशन मैं बनाऊंगा, कल संडे है तो कल मैं उसके सोल्यूशन बनाऊंगा। सोल्यूशन बनाने में मुझे हार्डली 1 घंटा लगेगा, 4 क्वेश्चन है, मैं उसके सोल्यूशन टाइप करके बना के मंडे को मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको टेस्ट का रिजल्ट दे दूं। मेरी कोशिश होगी मैं आपको टेस्ट का रिजल्ट दे दूं। बट ये पहला मैंने अभी टेस्ट ले लिया, अब से जो मैं टेस्ट लूंगा वो मैं जल्दी जल्दी लूंगा। अब वो मैं जल्दी जल्दी लूंगा। जल्दी जल्दी क्यों लूंगा? क्योंकि अब टॉपिक्स हो चुके हैं, अब बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, तो और जो अब टेस्ट होंगे वो क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे, मतलब जो टॉपिक्स हो चुके हैं जिनका टेस्ट हो गया, ऐसा नहीं कि वो टॉपिक्स वापस से टेस्ट में नहीं आएंगे, वो अपन टॉपिक्स वापस से रिपीट करते रहेंगे टेस्ट में। बात समझ में आ रही कि नहीं? सो इंपॉर्टेंस बेटा आपके लिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई उससे मतलब नहीं है कि आप का क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। आपको प्रैक्टिकली अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस हो जाता है कि यार अभी हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, हमने क्लासेस में कितना अटेंड किया, अटेंड करने के बाद हमें कितना समझ में आया और उसके बेसिस पे हम कितना कर पा रहे हैं। तो ये आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि एग्जाम से पहले 3 बार रिवीजन करना चाहिए, और सही कहा जाता है। मेरी भी ये पर्सनल सोच है। अगर किसी को अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स की मीनिंग का मतलब क्या होता है, ये अच्छे मार्क्स की मीनिंग क्या होती है? अच्छे मार्क्स की मीनिंग सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करती है। अगर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम और टैक्स टाइप का सब्जेक्ट है, तो अच्छे मार्क्स का मतलब होता है 70-80 मार्क्स मिनिमम, मतलब एग्जामिशन के ऊपर। और अगर ऑडिट टाइप का टॉपिक है, ऑडिट, आईटीएसएम, ईआईएसएसएम वाला है, तो अच्छे मार्क्स का मतलब 50 मार्क्स भी टच कर लो तो अच्छे मार्क्स सीए में माने जाते हैं, मतलब एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स। अच्छे मार्क्स का मतलब रिस्पेक्टेबल मार्क्स। तो अगर अच्छे मार्क्स लाने होते हैं तो कम से कम 3 बार रिवीजन करना अच्छा होता है। अब ये 3 बार रिवीजन हो कैसे? 3 बार तो रिवीजन हो ही नहीं पाता। अपन बच्चे बहुत सारे बिजी रहते हैं कोचिंग क्लासेस में। कोचिंग क्लासेस ने माहौल खराब भी तो किया है एक्चुअली में। कोचिंग 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 कोचिंग, बस पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। बच्चे का टाइम वेस्ट कोचिंग में क्यों होता है भाई? आने का टाइम, जाने का टाइम, और कोचिंग के बाद निकलने के बाद बातें करने का टाइम, इन सब चीजों में टाइम वेस्ट होता है। रिवीजन कहां से होगा? रिवीजन होगा ही नहीं। घर जाके अपने आप को बहाना मिल जाता है, अरे सुबह से तो हम कोचिंग में थे, सुबह से हम कोचिंग में थे, हम कुछ तो थोड़ा सा सो लें, कुछ तो थोड़ा खा लें, कुछ तो थोड़ा अपने दोस्तों के साथ जाएं। तो इसीलिए टेस्ट का फंडा आता है कि चलो ठीक है यार, बच्चा घर पे जाके खुद नहीं रिवाइज कर रहा है, उसको टेस्ट के जरिए रिवाइज करवाओ। तो आप टेस्ट के प्रति जितना सीरियसली होगे, आपका एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उतना ही निखर के आएगा, उतना ही जबरदस्त लेवल पे निखर के आएगा। बिफोर नवंबर 18 एग्जाम्स, आई विल डेफिनेटली अनाउंस मॉक टेस्ट, मतलब मैं अपना एक टेस्ट सीरीज अनाउंस करूंगा, मतलब क्लासेस में, वो इवन एंड फॉर एवरी सब्जेक्ट, नॉट फॉर माय सब्जेक्ट, मैं हर सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज अनाउंस करूंगा और वो बच्चों को यहीं पे बिठा के मैं उसका टेस्ट करवाऊंगा और वो चेकिंग हमारे यहां से ही होगी। बट उसमें आपकी सीरियसनेस होनी चाहिए कि आप कितना उसके लिए अपना टाइम निकाल के आते हो। बेटा कभी जिंदगी में मत सोचना, कभी भी अगर टेस्ट दे रहे हो ना, अभी तो आपका फाइनल बचा है, तो बहुत ज्यादा टाइम बचा है। मैं फाइनल वाले बच्चों को कभी नहीं समझाता हूं इस चीज की इंपॉर्टेंस, क्योंकि फाइनल वाले बच्चे मैच्योर हो चुके होते हैं, उनको उनका अपना अच्छा बुरा पता होता है, क्योंकि वो आईपीसी में बहुत बार फेल हो चुके होते हैं। सीए फाइनल का रिजल्ट कितना? 10%। ठीक है, सीए फाइनल में जितने बच्चे हैं, या फिर आईपीसीसी का रिजल्ट कितना, चलो आईपीसीसी का रिजल्ट कितना, मैक्सिमम 15-20%, ग्रुप वाइज अगर देखें तो 20%, और बोथ ग्रुप वाइज देखें तो एवरेज 15%। तो जो बच्चे सीए फाइनल में आ चुके होते हैं, तो वो आईपीसीसी में जितने भी वो सीए फाइनल में बच्चे रहते हैं, उनमें से 80% ऐसे बच्चे होते हैं जो एक आध बार तो फेल हो ही चुके होते हैं आईपीसीसी में।
तो उनको अपना अच्छा बुरा पता होता है कि हाँ यार, हमें पता है कि हमने फेल वाला वो चीजें देखी हुई हैं। तो सीए फाइनल वाले बच्चों को समझाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, और वो समझते भी नहीं है, क्योंकि फाइनल में आने के बाद, आर्टिकलशिप स्टार्ट होने के बाद बच्चा अपने आप को बड़ा समझता है कि हाँ यार, अब तू मुझे मत समझा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपको पता है हमारे यहाँ जो सीए फाइनल की क्लासेस लगती हैं, बच्चा आता है, बच्चा नहीं आता है, उससे पूछा तक नहीं जाता है। वीडियो क्लासेस है ना, वर्चुअल क्लासेस अलग अलग फैकल्टीज की, कौन देख रहा है? पहले हम स्टार्टिंग में करते थे, एक एक बच्चे को फोन लगाओ, वो सब करो, अब नहीं करते। स्ट्रिक्टली हमें बोला हुआ है, सीए फाइनल का बच्चा नहीं है, छोड़ दो उसके हाल पे। इतना बच्चा बड़ा हो गया तो उसको बाद अभी फोन करेंगे, बट आईपीसी लेवल पे आज भी पूछा जाता है। जैसे हम दूसरी क्लासेस लगती है ना, वीडियो क्लासेस, जैसे EISSM हो गया, आपका ITSM हो गया, ऑडिट हो गया, बच्चे को फोन जाता है। मैं भी पर्सनली कोशिश करता हूँ, फोन करता हूँ, क्योंकि आईपीसीसी में वो इमैच्योर है मेरे हिसाब से। आप इमैच्योर हो। आप इमैच्योर क्यों? क्योंकि आपने अभी तक दुनिया नहीं देखी। आप पता है दुनिया कब देखना शुरू करोगे? जब आपकी आर्टिकलशिप शुरू होगी, तो आपको रियल दुनिया मालूम पड़ेगी। आप रियली में मैच्योर कैटेगरी के माने जाओगे, धीरे धीरे करके मैच्योर होते जाओगे। आपको समझ में आएगी कि हाँ यार, करियर होता क्या है। आर्टिकलशिप के बाद सीए फाइनल में आने पे आपको समझ में आएगा कि सीए की इंपॉर्टेंस क्या है। आईपीसीसी में आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इंटरमीडिएट में ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ कुएं के मेंढक हो। आप सिर्फ पढ़ रहे हो। क्या किया है अपनी लाइफ में तुम लोगों ने? तुमने सिर्फ पढ़ा है, पढ़ाई की है बस। स्कूलिंग पास कर ली, स्कूलिंग कर ली तुम लोगों ने। स्कूल में जब होते हैं तो कॉलेज का सपना होता है, यार कॉलेज टाइप की लाइफ जीनी है। सीए में आके झंड हो जाते हैं और कॉलेज जा नहीं पाते। लाइफ हो जाती है झंड, कॉलेज जा नहीं पाते। तो हम सीए में ही बहाने ढूंढते रहते हैं कि यार कुछ और मजा तो ले। इसीलिए तुम लोग की गलती भी नहीं है, पर जब लिटरली आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है तब लाके समझ में आता है कि यस, कुछ है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अपने स्कूलिंग पास करने के जस्ट बाद वो पढ़ाना खुद ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। स्कूलिंग पास किया, स्कूलिंग किया और उनको पैसे की रिक्वायरमेंट, तो वो जॉब करना शुरू कर देते हैं, जॉब के साथ साथ सीए करते हैं। वो मैं उनकी बात नहीं करता हूं। वो बच्चे स्कूल टाइम से मैच्योर हो चुके होते हैं किसी न किसी कारण से। उनमें से मैं खुद हूं। मैंने अपना 10th पास किया, 10th पास करने के बाद मैंने अपना कोचिंग करना शुरू कर दिया था, घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था। 10th पास करने के बाद मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था 11th में, फिर 12th में, फिर 11th 12th में मैं अकाउंट्स पढ़ाता था और इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। फिर सीपीटी में आया, सीपीटी में पढ़ाना छोड़ दिया क्योंकि इंट्रेंस लेवल था, ऐसे करके। तो वो मेच्योरिटी उस लेवल पे आ जाती है, क्योंकि पता रहता है कि पैसे की डेफिनेशन क्या है। बट अभी तुम लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, आराम आराम से मालूम पड़ेगा। तो आईपीसीसी में हो ना, संभल जाओ, बहुत अच्छे से संभल जाओ। आप अभी चल रहे हो अपने जुलाई वाले मंथ में बेटा। अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो आप अभी जुलाई वाले मंथ में चल रहे हो। और कौन सी डेट है? क्या डेट है आज? 7 जुलाई। सो इट्स 7 जुलाई। 7 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक का समय है आपके पास एवरेज। आप 7 अक्टूबर भी मत लो, पूरा 7 अक्टूबर मत लो, सितंबर ले लो, 30th सितंबर, बिकॉज यू नीड अक्टूबर जस्ट टू रिवाइज। यू नीड अक्टूबर जस्ट फॉर रिविजन ओनली। अक्टूबर इज नॉट फॉर एनी एडिशनल स्टडी, नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने अक्टूबर तक कुछ पोर्शन कवर नहीं किया है तो सोचना भी मत। मतलब अगर हमने 30 सितंबर तक कोई पोर्शन बिल्कुल कवर नहीं किया है तो गलती मत करना, ये ब्लंडर मत करना कि तुम उसको अक्टूबर में अब नया नया उठा रहे हो, बिल्कुल मत करना। सितंबर तक का समय है तुम्हारे पास। दैट मींस अगर मैं जुलाई पूरा भी मानूं, हालांकि 7 तारीख हो चुकी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ 3 महीने, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। इन 3 महीनों में रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को, कुछ लोगों को 8 सब्जेक्ट देने हैं जो न्यू ग्रुप वाले हैं बोथ ग्रुप्स में, कुछ लोगों को 4 सब्जेक्ट देने हैं जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, या फॉर एग्जांपल 4 के बदले 3 देने जो ओल्ड ग्रुप दे रहे हैं, ओल्ड सिलेबस है, ग्रुप 2 दे रहे हैं। पोजीशन इन लोगों की ठीक ठाक है क्योंकि 4 सब्जेक्ट है या 3 सब्जेक्ट है, पर कितनी ठीक ठाक है वो खुद जाने। जिनके 8 सब्जेक्ट है, या चलो 4 और 3 भी सब्जेक्ट है,
क्या उखाड़ लोगे 3 महीने में अगर तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है तो? आई एम नॉट जजिंग यू, यू हैव टू जज योरसेल्फ। अगर तुम लोगों ने पिछले 3 महीनों में कुछ नहीं किया है अपने हिसाब से, या अगर किया भी है तो दैट मेक्स ओनली 25%। तो मेरा यह मानना है कि तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मेरा यह मानना है कि तुम लायक नहीं हो नवंबर 18 के लिए। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ हमने पिछले टाइम में करते गए, हम करते गए एटलीस्ट, जैसे हमने जितने भी कोर्सेज सब्जेक्ट ज्वाइन किए हैं या हमारी सेल्फ स्टडी भी होती है, तो हम उसमें अपने आप को देख के चल रहे हैं कि हम अबव 50% है। अबव 50 यार, अबव 50, मैं नहीं बोल रहा हूं 70 80, अबव 50% भी देख के चल रहे हैं। तो यस, you are on your right path. You have 3 months which are very very crucial, very crucial. बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट का वेट करते हैं और रिजल्ट के बाद सीरियस होते हैं। जो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है उस बच्चे का, वो रिजल्ट तक अपने आप को कंफर्ट जोन में रख के चलता है और यहीं पर उसकी जबरदस्त हार हो जाती है। पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि वो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट भी फेल होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट से पहले उसने कोई मेहनत नहीं की थी, वो रिजल्ट का वेट कर रहा था। क्यों रिजल्ट का वेट कर रहा था? ये नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सितंबर तक जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपके 2 रिविजन्स कंप्लीट होने चाहिए या 1.5 रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज अक्टूबर में 30 दिनों में, 30 से 31 दिनों में आपको अपने 4 या /8 सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। अगर मैं 8 बोलूं तो मतलब 2.5 दिन 3 दिन में रिवाइज करना है, 4 दिन में रिवाइज करना है मैक्सिमम। कोई सब्जेक्ट 3 दिन तो कोई 4, कोई 3 तो कोई 4, कोई 3 तो कोई 4, बस इससे ज्यादा नहीं। मैं रिवीजन वो वाला नहीं गिन रहा हूं जो पेपर के 1 दिन पहले वाला होता है। मैं वो रिवीजन नहीं, वो चौथा रिवीजन होगा। पेपर के 1 दिन पहले का, अकाउंट्स 1 का पेपर देके आते हैं तो अगले दिन छुट्टी होती है। उसके बाद कौन सा होता है? लॉ। उसके बाद लॉ होता है। तो लॉ के लिए जो रिवीजन करते हैं हम 1.5 दिन में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो रिवीजन नहीं होता है, वो तो सिर्फ ऐसा होता है पन्ने पलटाओ, वो पन्ने पलटाओ बस। जो आता है उसको जल्दी जल्दी दिमाग में डाल दो, 1.5 दिन में कितना डाल सकते हो बस खत्म। दैट्स नॉट अ रिवीजन, दैट्स अ फास्ट ट्रैक रिवीजन। आई एम टॉकिंग अबाउट रिवीजन जो 3 होने चाहिए, जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन होगा अक्टूबर के मंथ में, लास्ट फाइनल लॉक करने वाला रिवीजन। और ये रिवीजन करते वक्त आपकी पढ़ाई पहले से ही पूरी फुल फ्लैज कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब कि आप बैंग ऑन तरीके से रिवीजन करो। ये याद रखना। सितंबर तक आपको स्ट्रेटेजी ये अप्लाई करनी है। मैं पहले ही बता दूं, आपकी पर्सनल पोजीशन को ध्यान में न रखते हुए, मुझे नहीं है पता, और अभी कोई बहाने भी नहीं होने चाहिए कि हमारा ये है, हमारा वो है, मैं घर से बाहर रह रहा हूं, यहाँ पे हॉस्टल में रहता हूं, या मेरा कोई तबीयत खराब होती है, या मेरा ये होता है, मेरा वो होता है। नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं चलता पढ़ाई में। जब आपके सामने से कोई व्यक्ति पास होकर आगे बढ़ जाएगा ना, उस वक्त देते रहना अपने आप को एक्सक्यूज, मेरे साथ तो ये हो गया। ये सब काम नहीं आएंगे, तब कोई नहीं देखेगा तुम्हारा एक्सक्यूज। तो मैं तुम्हारे सामने मुंह पे लिखा होगा फेल, बस की नहीं है इसकी, बस ये होगा। मेरे पास आओगे ना, मैं थोड़ा सा हाँ बोलूंगा, हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हाँ तेरे साथ नहीं होना चाहिए, देखना मैं यही बोलूंगा। मेरे डायलॉग फिक्स है, लिखे हुए हैं मेरे डायलॉग, पता है। क्या करूं, मैं टीचर हूं ना यार। बुरा लगता है बच्चे को उसकी शक्ल देख के, लिटरली कभी कभी तो रोने तक आता है अगर वो रो देता है तो। बट क्या करूं, मेरी लाइनें फिक्स है, हल्की फुल्की मॉडिफाइड हो जाती है बच्चे को देखकर। पर टीचर उससे ज्यादा बेहतर नहीं सोच पाएगा आपका, क्योंकि टीचर के सामने कई सारे बच्चे, टीचर के सामने एक बच्चा नहीं है। आपको अपना ही सोचना है। 30 सितंबर तक आपको करना क्या है? अभी आपको ये देखना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको ये देखना है कि क्या आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट लेवल पे है कि नहीं। अगर आपका एक आध सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट लेवल पे आ चुका है, या अगर मैं अपने अकाउंट्स 2 की बात करूं, एडवांस अकाउंट्स की बात करूं,
वी आर लगभग 50% कंप्लीट, क्योंकि हमारी आधी क्लासेस हो चुकी हैं। तो जितना भी हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट है उसको हमें इन 3 महीनों में जैसे जैसे कंप्लीट होता जा रहा है हमें फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो? अगर मैं आपको बोलूं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ो, दैनिक भास्कर या वगैरह वगैरह, आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ो, आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना फास्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बोलूं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, हिंदुस्तान टाइम पढ़ो, आपको पहली बार जब पढ़ोगे तो माइट भी आप कंफर्टेबल फील ना करो, पर मैं आपको बोलूं सेकंड टाइम उसी को जल्दी पढ़ो तो आप हल्का सा कंफर्ट जोन में आओगे। फर्स्ट टाइम में शायद पूरा ऊपर से जाएगा, पढ़ते जाओगे, शायद आपको नहीं समझ में आएगा, पर पढ़ो। फिर मैं आपको बोलूंगा उसी न्यूज़पेपर को फिर से पढ़ो। जब आप उसी न्यूज़पेपर को फिर से पढ़ोगे तो आपको माइट भी शायद आप समझ में आने लगे। फिर जब आप तीसरी बार पढ़ोगे ना तो आप फ्रस्ट्रेट होके पढ़ोगे, यार क्या लिखा है समझू तो सही, अपने आप के ऊपर चिल्लाओगे कि यार ये क्या है समझू, मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूं, इस लायक तो बनूं, नालायक थोड़ी हूं। यही चीज होती है आपकी पढ़ाई के साथ। टेक इट लाइक न्यूज़पेपर, स्पेशली लॉ, ऑडिट, ITSM मतलब EISSM। These 3 topics just like newspaper. Treat them like newspaper. English newspaper पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है ना, पढ़ो, बिना समझे पढ़ो। सेकेंड टाइम 30-40% समझ में आएगा, अगले उसके टाइम 80% तक समझ में आएगा। बस यही हमारी जीत है। अगर 70-80% भी समझ में आ गया ना, खत्म। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इस तरीके से ट्रीट करो। जितना पार्ट आपका हो चुका है, ट्राई टू अटेम्प्ट विद इन 7 डेज। आने वाले विद इन 7 डेज टेक 1 सब्जेक्ट, कंप्लीट इट जितना हो चुका है इन 7 डेज। टेक अनदर सब्जेक्ट, कंप्लीट इट इन अनदर 7 डेज। उसके लिए चाहे आपको आपकी नींद बर्बाद करनी पड़े। करंटली मैं आपको बता दूं, करंटली फ्रॉम सो मेनी डेज मेरी नींद 4 घंटे की है बस। सुबह सुबह शायद मेरी आंखों से दिखता भी होगा, मेरी नींद सिर्फ 4 घंटे की हो चुकी है। वो मेरे कुछ कारणों की वजह से, यही मेरे प्रोफेशनल कारणों की वजह से। जब मैं अपना CA बनने के बाद इतना 4 घंटे की नींद कर रहा हूं, तो अभी तो तुम CA ही नहीं बने हो, मेरे से कंपैरिजन कर तो तुम्हारा टारगेट तो बड़ा होना चाहिए, मुझसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। मैं तो CA बन चुका हूं, तुम्हें तो CA बनना है। सो ये समझ लो कि तुम्हें अपनी नींद कितनी ज्यादा खत्म करनी पड़ेगी। ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल 0 नींद कर दो, वो तो हो ही नहीं सकता, एक इंसान चल ही नहीं पाएगा, 2 दिन बाद फेंट हो जाएगा बिल्कुल। बट बेटा 4 घंटे नहीं, हाईएस्ट 6 घंटे अपनी नींद के साथ थोड़ा सा वो करो, अदर एक्टिविटीज को खत्म कर दो। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 रिविजन्स मिनिमम 2 रिविजन्स। कैसे करने 2 रिविजन मैंने आपको बता दिए। जितना कंप्लीट हो चुका है आपका पार्ट, जितना आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है उतने पार्ट को हफ्ते भर का टाइम दो। टेक सिंगल सब्जेक्ट फॉर 7 डेज, टेक सिंगल सब्जेक्ट फॉर 7 डेज। आपका कोर्स 50% कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट इट 50% इन 7 डेज। आपका कोर्स 80% कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट इट इन 7 डेज, बट नॉट मोर देन 7 डेज। चाहे आपका कोर्स 50% कंप्लीट हुआ हो, चाहे 40% कंप्लीट हुआ हो, चाहे 80% कंप्लीट हुआ हो, 7 दिन से ऊपर मत दो। 7वां दिन आया, खत्म। नहीं भैया टाइम चला गया, होता है ना, टाइम्स आउट, खत्म, टाइम नहीं बचा, अब नहीं कर सकते, अगला सब्जेक्ट उठाओ। ऐसे करके रेस्ट्रिक्ट करो। स्टूडेंट जब होते हैं ना, जब हम रिवीजन करते हैं तो हम ललचाते हैं, अरे यार एक दिन और बढ़ा देता हूं, एक दिन और, अरे नहीं वो मत करना, ये गलती मत करना। रेस्ट्रिक्टिव टाइम दो हर सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट के साथ इक्वल बिहेवियर करो, बिहेवियर रखो, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के। मैं आपको एक टेंटेटिव बता सकता हूं कि करना क्या है, बाकी आपके ऊपर है बेटा। मैं अपना अगर अकाउंट्स की बात करूं, 50% कोर्स हो चुका है, जैसे 40 से 50% कोर्स हो चुका है, 7 डेज आर मैक्सिमम। आपका EISSM अगर होगा फॉर एग्जाम्पल, या ITSM होगा, या ऑडिट अगर होगा, तो अगर आपको लगता है मेरा 30% कोर्स हुआ है, 40% हुआ है, तो 7 डेज मत दो, फिर 5 डेज दे दो। वो बच्चे
जिनका कुछ कुछ पोर्शन छूट चुका है या बहुत कुछ पोर्शन छूट चुका है, अगर वो ये लोग सोचते हैं, उनके माइंड में ऐसा है कि पूरा पहले खत्म हो जाएगा ना, मैं उसके बाद रिकवरी लूंगा। मैंने सर को बोल के रखा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, रिकवरी लो ना। कहां है टाइम तुम लोगों के पास? कब लोगे रिकवरी? लोगे कब बेटा रिकवरी? क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? जब तुमने नॉर्मल टाइम में नहीं पढ़ाई नहीं की, बाद में जब एग्जाम सर पे होंगे ना, वैसे ही पढ़ाई नहीं होती, हालत खराब हो जाती है। जब एग्जाम सर पे आने वाले होते ना, पढ़ाई नहीं होती है, फिर सिर्फ रिवीजन होता है, नया नया कुछ पढ़ाई होती नहीं है। बच्चा खुशी खुशी से आता है, सर वो ना रिकवरी चाहिए रहेगी, बाद में आप दे देंगे, ले लेना भाई। पर मुझे पता है, मैं अंदर ही अंदर हंसता हूं, तू खुद ही नहीं आएगा रिकवरी लेने, मुझे पता है तेरे बस की नहीं होगी, तू पढ़ ही नहीं पाएगा। रिकवरी का तो बिल्कुल मत सोच के रखना कि आपके एक दो चैप्टर छूटे हैं तो बाद में ना मैं रिकवर कर लूंगा, करके देख लेना भाई, देखते हैं कितना समझ में आता है उस टाइम पे। इसीलिए घर पे करना शुरू करो। ITSM जैसे टॉपिक, ऑडिट जैसे टॉपिक, अगर आपको लगता था कि मेरे बिल्कुल छूटे पर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा यार, मेरी बस की नहीं है ITSM पढ़ना, खुद से किसी फ्रेंड के साथ बैठ जाओ, 2 घंटे में जल्दी जल्दी समरी समझ लो, चार्ट बना लो उसका। सबसे बेस्ट होता है अंडरस्टैंडिंग, चार्ट बना के समझना। थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, चार्ट बनाओ। ऑडिट है, चार्ट बना के समझ लो, फिर आप उसको पढ़ो। ITSM है, उसका चार्ट बनाओ, उसको समझो, खत्म। ऐसे करो ताकि आप जल्दी जल्दी कर पाओ। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो टेक 5 days / 7 days फॉर ईच सब्जेक्ट राइट नाउ, टुडे। आज से लेकर ये प्रण कर लो बेटा, आज से लेकर ये कोशिश कर लो कि आप एक एक सब्जेक्ट उठाते जाओगे। नॉट ओनली माय सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू टेक 7 days। 7 8 कितना होता है? 56, 56 दिन, 2 महीने, अपने बस 3 महीने, मतलब आखिरी का लास्ट जो महीना बचेगा, फिर भी सितंबर बचेगा, कर लेंगे। सितंबर में वही 7 दिन के बदले 4 दिन हो जाएंगे, वही 5 दिन के बदले 3 दिन हो जाएंगे, हो जाएगा। 1 महीने में फिर से एक रिवीजन हो जाएगा। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने 2 रिवीजन, क्योंकि आखिरी रिवीजन 3 अक्टूबर में। सो टारगेट कैसे बनाना है? टारगेट ये बनाना है कि 6-7 दिन देते रहो, आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा आराम से। समझ में आ रहा है? और ये मत सोचो कि कंप्लीट होगा फिर रिवीजन करूंगा, नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। दिस साइकिल विल गोज ऑन। और एग्जाम के डे में क्या होता है, जितना बड़ा कोर्स होता है ना, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम पूरा कोर्स 1.5 दिन की छुट्टी में कंप्लीट कर लेंगे। 1 दिन की छुट्टी और 1 दिन जिस दिन एग्जाम दे के आते हैं, 1.5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आपको अपने कोर्स का 20% पोर्शन मान के चलना है कि मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। सो बेहतर है कि वो 20% को आइडेंटिफाई कर लूं और उसको मैं पहले से ही अक्टूबर टाइम में रिवाइज कर लूं, या अगर मई में पेपर होता है तो अप्रैल के टाइम में रिवाइज कर लूं। उसको मैं उठाऊंगा ही नहीं एग्जाम में, एग्जाम के पहले, क्योंकि मुझे पता है मैं फालतू उसको उठाने के चक्कर में मैं अपना कंसंट्रेशन भंग नहीं करना चाहता हूं, मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गिराना चाहता हूं। अकाउंट्स में ऐसे टॉपिक कौन से होते हैं जो रिवाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा? ईसॉप, बायबैक, अंडरराइटिंग, छोटे छोटे टॉपिक जिनको शायद आज से अगर 1 महीने पहले भी पढ़ा है तो इट डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोज टॉपिक्स विच आर कवरिंग एटलीस्ट 20 मार्क्स, उसको आप एग्जाम डे की रिवीजन के लिए मत रखो, ठीक है? उसको एग्जाम डे की रिवीजन के लिए मत रखो। एंड आज से ही घर जाके, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग गाइज, आज से ही घर जाके अपना एक रिवीजन प्लान क्रिएट कर लो, रिवीजन प्लान क्रिएट कर लो। प्रॉब्लम जाती है, मेरे साथ बैठो, आई कैन गिव यू टाइम। मैं आपको 10 मिनट आपके साथ बैठ जाऊंगा। आपको नहीं समझ में आ रहा शेड्यूलिंग कैसे करें, क्या करें, मेरे साथ बैठ जाओ। मेरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो मेरे साथ बैठ जाओ, दूसरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपको असिस्ट करेंगे प्रॉपरली, बट एटलीस्ट स्टार्ट करो। अब समय नहीं बचा है बेटा। रिजल्ट लगभग 31 जुलाई को 31 जुलाई के आसपास आएगा। 31 जुलाई, 1 अगस्त, 30 जुलाई के आसपास आएगा। जब रिजल्ट आता है, फेल बच्चे ज्यादा दिखते हैं, पास बच्चे ज्यादा कम दिखते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि रेशियो ही हमारा ऐसा है, सीए का रिजल्ट ही ऐसा है। फेल बच्चे ज्यादा दिखते हैं, पास बच्चे कम दिखते हैं।
हम किन से इन्फ्लुएंस होते हैं? हम फेल वालों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं मैक्सिमम। हमारी टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें हम डरे हुए लोग हैं। एक्चुअली में ह्यूमन एक डरा हुआ इंसान है, वो नेगेटिव लोगों से ज्यादा आकर्षित होता है बजाय पॉजिटिव लोगों से। ये बात याद रखना, क्योंकि पॉजिटिव लोग बहुत ही कम मिलते हैं, को बहुत ही कम पाए जाते हैं, नेगेटिव लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो आकर्षण है, हमारा जो अट्रैक्शन है, वो नेगेटिव लोगों की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि वो मात्रा में ज्यादा है। दिस इज अ सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ। तो हम भी क्या करते हैं, जब रिजल्ट आता है तो कई सारे बच्चे फेल होते हैं, तो उन फेल वाले बच्चों को देखकर हमारा डर पैदा होता है, और जब डर पैदा होता है तब से लेकर हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं। पर तब हमारा जुलाई भी निकल चुका होता है, फिर हमारे पास बचते हैं 2 महीने। तो फिर हम अपने आप को किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं कि क्या करें, सिंगल ग्रुप दे दे क्या, डबल वाले होते हैं तो सिंगल दे दे क्या, या फिर कैसे करें, हो पाएगा कि नहीं। फिर कुछ बच्चे अपने अपने तरीके निकालने लगते हैं, मैं ना ये सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाने के लिए पढ़ रहा हूँ, बाकी तो बस मैं पास हो जाऊं, बस वही है। वो कुछ ना कुछ बहाने ढूंढते रहते हैं, तो वो सब फालतू के बहाने होते हैं। तो रिजल्ट का वेट मत करियो आप अभी तक, बल्कि रिजल्ट आए और रिजल्ट के दिन अपने आप से बोलो कि मेरा तो रिजल्ट था भी नहीं, पर देखो मैंने रिवीजन कर लिया है, मैं फार बेटर हूं उन लोगों से जिन लोगों ने रिजल्ट का वेट किया था, या जो आज ये सोच रहे हैं कि भाई पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। तब तक आप अपने आप को कंप्लीट कर लो, खत्म कर लो अपनी पढ़ाई, ठीक है। सबसे बेस्ट होती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के ऊपर कुछ अच्छा नहीं होता। ये जो कोचिंग क्लासेस और ये सब जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब गाइडेंस होती हैं। आपकी सबसे बेस्ट थिंग है सेल्फ स्टडी। आप अपने आप को कितना समय देते हो, दैट डिपेंड्स। एंड गाइज प्लीज कीप वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर माइंड। आप अपनी स्पीड खुद जानते हो, तो अभी ट्राई मत करना जुलाई अगस्त सितंबर में। अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बना के करना चाहिए, तो आप हर सब्जेक्ट में नोट्स बना के पढ़ने की ट्राई मत करना, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। नोट्स बनाना अपने आप में समय लगता है, पहले नोट्स बनाओ फिर उसको पढ़ो, समय लगता है। वो दिन आपके गए, अब नहीं हो सकता सामने। वो एक आध सब्जेक्ट में चल सकता है, चार्ट्स करके चल सकता है, बट नाउ जब आप रिवीजन करके उठाओ तो ये मत बोलना कि मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं पहले नोट्स बनाऊंगा या बनाऊंगी फिर मैं करना शुरू। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। नोट्स बनाने में पढ़ने से ज्यादा समय जाता है, मैं आपको पहले बता दूं। अगर एक पर्टिकुलर आधे घंटे में अगर आप 4 पन्ने पढ़ लोगे, तो नोट्स बनाने में 1 पन्ना लग जाए। 1 पन्ने को ही आप नोट्स बना पाओगे, पहला पेज का ही नोट्स बना पाओगे आधे घंटे में। तो नोट्स मत बनाने की ट्राई करना अभी, अब टाइम गया। नोट्स बनाने का सही टाइम होता है कि हम पढ़ते जा रहे हैं, क्लास करते जा रहे हैं, उसमें हम अपने नोट्स बनाते हुए जा रहे हैं। पर सेल्फ स्टडी में बाद में नोट्स नहीं बनते, इस टाइम पे नहीं बनते, तो ये चीज ध्यान रखना। सो आपको एक एक सब्जेक्ट करके उठाना है, ये आपकी ड्यूटी है। मैं आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा हूं, सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर मेरी बात माननी है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। आप प्लीज आज से ही, प्लीज बेटा 3 घंटे निकालो यार, प्लीज 3 घंटे निकाल लो पढ़ाई के लिए, एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट के लिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और साथ साथ मैं मैंडेटरी आपके ऊपर डाल रहा हूं, क्योंकि अब आपको मैं बिल्कुल ना एक उंगली करते रहूंगा, एक उंगली होती रहेगी मेरी, पर्सनल लेवल पे मैं उंगली करता रहूंगा। सो गाइस प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, एक सब्जेक्ट उठाओ, ऑडिट उठा लो यार, ITSM उठा लो, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो उठा लो। मेरा सब्जेक्ट मत उठाओ, कोई और सब्जेक्ट उठा लो, पर प्लीज उठा लो, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कंप्लीट करो और 1 हफ्ते में अपना रिजल्ट देखो। मैं लिटरली बोल रहा हूं, इतना मजा आ जाएगा आपको 1 हफ्ते में। जब आप अपने पार्ट को कंप्लीट करोगे ना, पूरा भी नहीं हो पाएगा ना कंप्लीट, आप लिटरली शायद आपके मन से मेरे लिए शायद थैंक यू निकल जाएगी यार। हाँ यार ठीक है, पूरा रिवाइज नहीं हो पाया, पर यार लगा कि हाँ यार पढ़ाई की है, इस बार एक्चुअली पढ़ाई की है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन मुझे तुम लोगों का देखना है। जिस दिन पर्सनल सेटिस्फेक्शन दिख गया ना, मजा आ जाएगा मुझे। तो
गाइस प्लीज आज से आप उठाओ, शुरू करो, आज से ही स्टार्ट करो। कोई ना कोई सब्जेक्ट जो आपके माइंड में आ रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट जो आपके माइंड में आ रहा हो, आप उसको उठाइए। जो बोथ ग्रुप वाले वो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड उठाए, पहले एक सब्जेक्ट फर्स्ट वाला उठाए, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला। जो सिंगल ग्रुप जिसका सेकंड ग्रुप है उसकी कोई टेंशन नहीं, उसको तो 3 या 4 सब्जेक्ट ही है, तो वो आराम से ऐसे ऐसे करके एक एक करके उठाए। ये लेक्चर जरूरी था, ये आज का लेक्चर बहुत जरूरी था। ये मत सोचना कि आज के लेक्चर से हमारी पढ़ाई वेस्ट हुई। डोंट टेक इट लाइक दैट कि आज के लेक्चर हमारी पढ़ाई हुई नहीं, बेवजह आना पड़ा। आज का लेक्चर कहीं ना कहीं आपको ये सिर्फ एक छोटा सा मोटिवेशन देने के लिए हुआ है कि यार प्लीज बेटा संभल जाओ, अभी भी समय है, अभी भी समय है, संभल जाओ। अगर अभी नहीं संभलोगे ना, रिजल्ट के बाद आपको मैं वो याद दिलाऊंगा आज का दिन। मार्क माय वर्ड्स, लिटरली मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको याद दिलाऊंगा। संभल जाओ, लिटरली बोल रहा हूं। आपके पास समय है, पता है, सफिशिएंट टाइम है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, पर वो एक्सेप्शन ही होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो लास्ट के 2 महीने की पढ़ाई में निकल जाते हैं। पूरे टाइम नहीं पढ़ा, पूरे साल भर नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, लास्ट के 2 महीनों में पता नहीं क्या हो गया कि वो अंडरग्राउंड टाइप के हो गए। अंडरग्राउंड, कहीं दिखाई नहीं देते हो आखिरी के 2 महीनों में। और लिटरली ऐसा होना चाहिए। मैं इन बोलूंगा कि शुरू में पढ़ो मत, पढ़ रहे हो जितना भी पढ़ रहे हो, अक्टूबर टाइम में तो ना आपको दिखना तक नहीं चाहिए, दिखो ही मत किसी को। तुम्हारी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए मार्केट में कि तुम हो भी कि नहीं हो। अपने आप को बिल्कुल अलग कर दो दुनिया से, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। अलग कर दो, लिटरली अलग कर दो। एंड आज से ही आपके बस 3 से 4 काम होने चाहिए। ढंग से सोना है, ढंग से मतलब सॉरी, ढंग से नहीं सोना है, नहीं, ठीक ठाक सोना है, ढंग से खाना है, ढंग से खाना है मतलब अच्छा खाना है ताकि ज्यादा नींद भी ना आए, प्रॉपर खाना है, और तरीके से पढ़ाई करनी है। और नहीं भी नहाना है तो चलेगा। अपने सौंदर्य पे, अपने अपने शरीर पे अगर अपने काम अभी अपने 2-3 महीने नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे। बट 3 चीजों पे काम करना है, सोना है, खाना है, और बहुत जबरदस्त लेवल का पढ़ना है। ये 3 टारगेट अप्लाई करो नवंबर तक। नवंबर के बाद देखना आपका बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। 3 थिंग्स यू हैव टू अप्लाई, बस इस नवंबर के लिए। ये चीज आपको मुझसे चाहिए, मुझे आपसे चाहिए। बस मुझे आपसे यही चीज चाहिए कि आप बहुत अच्छे से 3 से 4 महीने निकाल लो यार, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं उस चीज की इंपॉर्टेंस आपको नहीं दिख रही होगी अभी। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नवंबर अटेम्प्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेटा स्ट्रेटजी डेवलप करिए, समझ रहे हो आप? जवाब दो। अब मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, जवाब दो। हाँ, करोगे? आज से करोगे कि नहीं करोगे? मोदी की तरह 3 बार पूछ रहा हूं, हुआ कि नहीं? हाँ बोलो, हुआ कि नहीं? 3 बार पूछता ना वो रैलियों में। तो गाइस प्लीज, ये नहीं बोलूंगा बी सीरियस, सीरियस तो अभी हो गए, घर पे जाके बी सीरियस। यहां तुम सीरियस हो गए, बाहर जैसे ही निकलोगे वापस, यहां से जाओगे, नीचे बैठ के बातें करोगे, हाँ यार ऐसा यार, भाई आज तो यार लिटरली। नीचे जाके सबसे पहले तो कोचिंग क्लास के नीचे जाओ और खड़े होने की वो होती है ना, एक ग्रुप बना के खड़े होने की। अगर ऐसा है हमारे माइंड में, अगर हमारे माइंड में ऐसा है तो उस चीज को छोड़ दो। और अगर हमारे माइंड में ऐसा है कि कहीं दुकान पे जाके खड़ा होना है, पाउच लेना है और जाके अब थोड़ी देर पहले अपना टेंशन खत्म करना है, कुछ लेके कुछ करके, तो उस चीज की भी खत्म करो ही फिलहाल। उसे टेंशन खत्म नहीं हो रही तेरी, ठीक है? तो समझ गया होगा ना? हाँ, मैं संडे को जा रहा था, यहां से निकल रहा था, नहीं सी तेरे को देखा मैंने सोचा चल ठीक है, कभी देर से बातचीत करूंगा इस बारे में। तो ये सब चीजें आपका टाइम वेस्ट ही करेंगी कि अगर आप नीचे जाके खड़े हो गए, सुलभ चले गए
और गुटके की दुकान पे जाके खड़े हो गए, चाय की दुकान बल्लू टी स्टॉल पे जाके नीचे खड़े हो गए, आनंद पोहे जलेबी वाले के पास जाके खड़े हो गए, उससे कुछ नहीं होना है। डिस्कशन जाके नीचे करोगे ना गाइस, प्लीज सबसे पहले तो एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग कोचिंग में जाके नीचे जाके डिस्कशन करते हैं और ग्रुप बना के पढ़ाई के बारे में डिस्कशन करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हम अपना मन हल्का कर रहे हैं दूसरे के साथ जाके डिस्कस, क्योंकि होता है एक की सुनना दूसरे को बताना, लगता है हाँ मन हल्का हुआ, उससे भी नहीं बन पा रहा, मुझसे भी नहीं बन रहा, ठीक है टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, मन हल्का हो गया। मतलब मैं इस दुनिया में अकेला प्राणी नहीं हूं, 4 लोग ऐसे भी हैं जिनका जो मुझसे भी बर्बाद सिचुएशन पे है। तो ये आप अपने आप को सिर्फ मना रहे हो, उसके साथ जो भी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम सुनने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी प्रॉब्लम उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से निकलो, घर जाओ, भगो और घर जाके पढ़ाई करो। नीचे जाके खड़े होने का कोई मतलब नहीं है, ग्रुप डिस्कशंस मतलब नहीं है। एग्जाम करीब होते जाते पता है क्या करते हैं, क्या हरकतें होती हैं, फोन करना शुरू, भाई तेरा कितना हुआ, भाई क्या पोजीशन तेरी, अरे यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा यार, मेरे से तो नहीं हो पा रहा यार, तेरे से हो पा रहा है, अच्छा चल तेरे से भी नहीं हो पा रहा, चल ठीक है, इसलिए तो फोन लगा था तेरे को, बस तू मुझे यही बस बोल तो दे तू कि हाँ तेरे से भी नहीं हो पा रहा, तो मेरे को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैं अकेला नहीं हूं। क्या करना चाह रहे हो अपने आप को तुम, क्या टेंडेंसी हो गई, तुम लोग एक साथी ढूंढ रहे हो जो ना पढ़ने वाला है तुम जैसा है, वो भी मत करो। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट जब निकलते जाएंगे ना तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लिटरली बोल रहा हूं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अभी सीए को नोबल प्रोफेशन बोलते हो ना, सीए डे के दिन, वो बच्चे, मुझे तो वो बच्चों को देखकर बहुत गुस्सा आता है जो आज से 2 साल पहले जब सीए में इंटर हुए थे, आईपीसीसी में थे, सीए डे आता था तो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरी सून टाइप के बड़े बड़े शब्द डालते हैं अपने अपने स्टेटस में, एफसीए फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे ऐसे करके। एंड 2 साल तक क्योंकि किसी कारणों की वजह से उनके नहीं हो पाता, अटेम्प्ट नहीं निकल पाते, तो 2 साल बाद वो इसी प्रोफेशन को निकलने के बाद जब वो एमबीए करने जाते हैं, जब वो कोई दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं, तो इसी प्रोफेशन को गालियां देते हैं कि अरे क्या है साला सीए में बन ही नहीं पाते बे, हट। 2 साल पहले तुम बोलते थे प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, तभी तो तुम लायक ही नहीं हो। देखो सीए ने तुम्हें लात मार दी, लायक ही नहीं थे तुम, क्योंकि तुम झूठ बोलते थे कि प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सीजन, विल बिकम अ सीए सून। ये सब तुम्हारी किताबी बातें, वो तुम्हारी बस बातें थी, सोच थी। तो ऐसा अपने आप को मत बना लेना कि अभी इस प्रोफेशन को बहुत अच्छा मानते हो, बाद में तुम्हें इस प्रोफेशन से डर लगने लगे, बाद में तुम इस प्रोफेशन से गालियां देने लगो। मत करना ये हालत। और ये हालत कब होगी, जब आपके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जाएंगे। कभी फुर्सत मिलेगी और कभी मौका मिलेगा, ऐसे स्पेशली नहीं करूंगा कभी भी, पर कभी मौका मिलेगा ना तो सीए फाइनल स्टूडेंट्स के साथ मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, ऐसे ही चलते चलते, कभी आप निकल रहे हो वो लोग भी निकल रहे हैं, तो ऐसे ही मुलाकात करवाऊंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हल्का सा दे दूं, साइड वाली क्लास में एक बंदा बैठता है अपनी क्लास के बाद, मतलब जो सीए फाइनल की क्लास चलती है, डायरेक्ट एक्स की क्लास चलती है, अभी पता नहीं वो सुबह सुबह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नाम भी नहीं बताऊंगा जानबूझ के। वो बंदा अभी सीए फाइनल में है, वो बंदा 2 साल पहले भी सीए फाइनल में था, वो बंदा 4 साल पहले भी सीए फाइनल में था। मेरा सीए 2011 में निकला, वो बंदा 2011 में भी सीए फाइनल में था। मैं आईपीसीसी में था 2009 में, 2009 में मैं आईपीसीसी में था, वो बंदा तभी भी सीए फाइनल में था। वो बंदा मुझसे बड़ा है एज में, वो बंदे के 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो बंदा यहां पर साइड में सीए फाइनल की क्लास आता है, और मुझे सर नहीं बोलता क्योंकि हमारी दोस्ती आ रही है, जय भाई बोलता है। वो क्यों बोले सर, शर्म भी आती होगी कि अरे यार जय सर कैसे मुंह से निकलेगा, जय भाई बोल करके बोलता है। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वो बंदा इतने टाइम से बेचारा सीए क्लियर नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आप सीरियसली अपने आप को नहीं लेते हो तो आपका करियर आपको बाद में सीरियसली नहीं लेता। आईपीसीसी इंटरमीडिएट निकालना पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल से आसान है, वो तो ऑब्वियसली फाइनल की पढ़ाई टफ है, आईपीसीसी की पढ़ाई आसान है फाइनल से, बट मेरी पर्सनल सोच ये है कि मेंटली आईपीसीसी और इंटरमीडिएट इज टफ।
देन सीए फाइनल। मेंटल लेवल पर, मेंटली इट इज टफ, बिकॉज अंडर सीए इंटरमीडिएट वी आर इमेच्योर, और हमारी इमेच्योरनेस के साथ साथ हमें सीए आईपीसी से निकालना है। तो इंटरमीडिएट निकालना सबसे कड़ी परीक्षा होती है मेंटल लेवल पे, मैं बोलता हूं। फाइनल निकालना मेंटल लेवल पे कड़ी वो नहीं है, परीक्षा नहीं है, क्योंकि तब तक हमें समझ में आ चुकी होती है जीवन की थोड़ी बहुत परिभाषा कि जीवन क्या है, और हमें सब चीजें त्यागनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ेगी। सो अपना मेंटल लेवल स्ट्रांग करिए, बहुत अच्छा है, स्ट्रांग करिए। आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं हो पा रहा है यार, मैं आधे घंटे से ज्यादा मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, प्लीज गाइस इस पे ना आप ऐसा मत सोचना कि ये तो सर तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मैं आपको लिटरली बोलूं, प्लीज मेरी अगर उस पे जाओगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना शुरू करते हैं, आधे घंटे में उनका कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, उनको लगता है यार नहीं हो पा रहा है कॉन्सेंट्रेशन, क्या हो यार नहीं होता है। प्लीज गाइस किसी न किसी कंसल्टेंट के पास जाओ, सलाह लो, एक कंसल्टेंट की सलाह लो, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उस कंसल्टेंट की। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन नहीं आता करना, मेडिटेशन भी नहीं होता तो फिर कंसल्टेशन लो, किसी कंसल्टेंट के पास जाओ, काउंसलर के पास जाओ, जो आपका स्थिरता लाए, आपके दिमाग में स्थिरता लाए। बट प्लीज किसी की हेल्प लो, खुद ही मत जूझो, नहीं तो अभी अगर किसी की हेल्प नहीं लोगे ना, बाद में बड़े लेवल पर किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंसंट्रेशन अगर आधे घंटे 1 घंटे से ऊपर नहीं हो पाता है तो बहुत बड़ी तकलीफ है। बच्चे का कंसंट्रेशन सीए आईपीसी लेवल पर मिनिमम 3 घंटे का होना चाहिए लगातार, मिनिमम 3 घंटे का कंसंट्रेशन, बिना कोई चीज माइंड में सोचे हुए। 3 घंटे का कंसंट्रेशन नहीं है, आपको लगता है मेरा कंसंट्रेशन बहुत वीक है, मैं आधे घंटे में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। वो होती है ना संजू मूवी, किस किसने देख ली? संजू मूवी किस किसने देख ली? बस चलो छोड़ो, संजू भी छोड़ो। संजू मूवी अगर आपने देखी तो आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, समझ गए होगे कि फर्स्ट पार्ट में वो बेसिकली जब वो नशा करता था और जब वो छोड़ दिया उसने नशा, तो उसका किस तरीके से उसकी कैसी हालत खराब हुई। और ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, हमने वैसे भी सुना है, संजू मूवी नहीं भी देखी तो आपको पता है कि जो ड्रग्स वगैरह ये सब लेते हैं, उनका नशे करने का उनको छोड़ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है। तो उसी टाइप से हमारा यहाँ पर यही है। अभी हमारे लिए सबसे बड़ा नशा है हमारा इंटरनेट, हमारा मोबाइल, सबसे बड़ा नशा, सबसे बड़ा खतरनाक नशा। और अगर आपको लगता है कि आधे घंटे में ही मेरा अपने आप उंगलियां, मेरा हाथ मोबाइल पे चला जाता है, तो यस, ये बहुत गलत चीज है, ये बहुत ही गलत बात है, नहीं होना चाहिए, लिटरली नहीं होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू गाइज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन्स लाइफ। सो वो सामने वाला तुम्हें क्यों मैसेज करेगा इंपॉर्टेंट? हमें ऐसा लगता है कि यार 2 घंटे हो गए कोई मैसेज नहीं आया, उठा के देखो तो सही, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है। वो एक रीजन देते हैं, चिंता मत करो, तुम लोग किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, और तुम्हारे लिए जोक्स वाले मैसेज और कोई वीडियोस और कोई जीआईएफ इंपॉर्टेंट नहीं है, और तुम किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम्हें कोई स्पेशली मैसेज करेगा कि भाई ये काम था, तो मत देखो, वो मत देखो, डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा आपका, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ही वही है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वो मत करो। आने वाले जुलाई से लेकर एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग नहीं करते इस चीज को और शायद कोई सलाह भी नहीं देता होगा, जुलाई से लेकर नवंबर तक कोई भी पोस्ट मत डालो, कोई पोस्ट मत डालो, कोई भी स्टेटस मत डालो, प्लीज गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, व्हाट्सएप का स्टेटस मत डालो, प्लीज बोल रहा हूं। क्यों पता है क्यों? डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही स्टेटस डालोगे 15 मिनट बाद देखोगे कितने लोगों ने, क्या होता है सीन, क्या होता है सीन, 15 लोगों ने, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा, देखो 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 कितने लोगों ने देखा, उत्सुकता बढ़ेगी। व्हाट्सएप, डीपी, फेसबुक पोस्ट और ये इंस्टा चलाना चाहते हो चलाओ, अनइंस्टॉल मत करो, बट कोई भी पोस्ट मत डालो, कोई भी स्टेटस मत डालो। आपको लग रहा होगा ये छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी बातें नहीं है, डिस्ट्रक्टिव बातें। किसने बोला अनइंस्टॉल कर दो? मत करो अनइंस्टॉल, ये सब फालतू बातें होती है कि व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया हमने, अरे कुछ भी नहीं होता ये सबसे अनइंस्टॉल करने से। अगर आपको वाकई में करना है ना, अपने आप की परीक्षा लेनी है, तो अनइंस्टॉल ना करते हुए आप मत चलाओ। इंस्टॉल पड़ा रहे, आपके फोन में पड़ा रहे, क्या पता कुछ नेसेसरी काम आ जाए, पर आप
वो एक्टिविटी मत करो जिस एक्टिविटी से आप डिस्ट्रैक्ट होगे। अपनी डीपी हटा दो, या डीपी जो लगी हुई है ना उसी को पड़े रहने दो, पर डीपी को चेंज मत करना नवंबर तक। और नवंबर के बाद मस्त खतरनाक डीपी डालना, मॉडलिंग फोटो डालना, बढ़िया। क्यों? जबरदस्त वाली। अभी कुछ मत करो, कुछ भी मत, एक भी एक्टिविटी इंटरनेट पे मत करो अपनी तरफ से, अपनी तरफ से एक एक्टिविटी मत करो। जैसे ही एक्टिविटी करोगे आपकी उत्सुकता बढ़ेगी कि यार मैं देखूं, मैं देखूं कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने वो किया। उसमें तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हें लगता है हाँ तुम लोगों ने कुछ अचीव किया, तुम्हारी शक्ल से तुम्हारा कुछ अचीवमेंट आ गया, तुम्हारे कपड़े से तुम्हारा अचीवमेंट आ गया, तुम्हारी बॉडी से कुछ तुम्हारा अचीवमेंट आ गया। नथिंग, 2 दिन का अचीवमेंट है, भूल जाएंगे लोग। टाइम नहीं है आज के उसमें जमाने में कि तुम्हारे बारे में कोई इतना सोचे। लाइक कर दिया, दिल बना लिया, बस खत्म हो गई। हम इंडियन लोग दिल बनाने पर खुश रहते हैं। हाँ, कितने हार्ट्स मिले, इतने हार्ट्स मिले हमें। ये सब चीजें फालतू है। सो ये चीज, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। एंड मैंने जो बोला उसको ध्यान रखो कि कंसंट्रेशन भंग हो रहा है तो किसी कंसल्टेंट के पास जाओ, किसी काउंसलर के पास जाओ, जहां से तुम्हारा कंसंट्रेशन वापस से ठीक हो जाए। सीरियसली बोल रहा हूं, आपको शायद मजाक लगे, आपको लगे नहीं यार हम कहाँ यार, हम थोड़ी जा पाएंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है, हम नहीं जा पाएंगे। नहीं, ये हम नहीं जा पाएंगे देखना एक एक करके बदलता जाएगा टाइम। तो अपने आप को उन चीजों में ले जाओ जो चीजें आपके लिए इम्पॉसिबल लगती हैं, उन चीजों में करो, पॉसिबल हो जाएगा। बेटा स्टार्टिंग की मेहनत है, मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग की मेहनत है, उसके बाद बहुत आसान चीज हो जाती है। कोई भी चीज को अचीव करने के लिए स्टार्टिंग की बस मेहनत है, बाद में बहुत राह आसान है, बहुत आसान है, मजा आएगा आपको, एंजॉय करने को बहुत कुछ मिलेगा। बट एक बार बस लगा लो अपना दम, लगा लो, बिल्कुल लगा लो दम। क्या मेरे लिए नहीं कर रहे हो, अपने मां बाप के लिए भी नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, लिटरली अपने लिए कर रहे हो तुम। आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है एक्सेप्ट आपका पार्टनर, आपके आने वाला पार्टनर। कहा जाता है ऐसा, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे भी ऐसा ही लगता है अब, कि आपकी लाइफ में इवन मदर फादर का भी एग्जिस्टेंस एक लिमिटेड लाइफ तक रहता है। नेचुरल चीज के कारण हम अलग हो जाते हैं। एक डेथ एक ऐसी चीज है जो जिसके साथ कोई भी वो नहीं है। तो मदर फादर चले जाएंगे, भाई बहन अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने पार्टनर्स के साथ चले जाएंगे, बचेगा आपकी लाइफ में एक पार्टनर, वो भी अगर सही मिला तो ठीक, नहीं मिला तो बर्बाद, अकेले बैठ गए। तो कहने का मतलब किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो, बस ये बोलो। मैं किसके लिए कर रहा हूं? मैं अपने लिए कर रहा हूं। मैं अपने लिए तो कर सकता हूं एटलीस्ट, और अगर मैं अपने लिए करना चाहता हूं तो उस पोजीशन पे आके अपने आप को रख लूं कि जब मैं दूसरे को देखूं कि वो कुछ तरक्की कर रहा है तो मैं रोऊं ना, मुझे दूसरों को देख के रोना ना आए कि यार मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया। क्योंकि ये होगा, ये लिटरली ये चीज होगी, ये फील कभी ना कभी होगी। अगर आप कुछ अचीव कर भी चुके होगे ना, उसके बाद भी लगेगा कि यार इसने ज्यादा अचीव किया, मुझे इसकी तरक्की से कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे अपनी जो तरक्की नहीं कर पाया ना, शायद आगे नहीं, मुझे उससे दिक्कत है, और वो तो मेरे सामने इंस्टेंस हुआ, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। रोने को लगेगा यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अपने आप को सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे रख के आ जाओ, बस खत्म। तुम लोग जिस दिन सेटिस्फाई हो गए ना अपनी लाइफ में, बस कोई टेंशन नहीं, कोई कितना कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, हमने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, कोई बात नहीं। वैसे तो कहते हैं कि अपने आप को सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, ऐसा आगे बढ़ते रहना चाहिए, बट मैं कहता हूं कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए यार। जब जाएं जिंदगी छोड़कर तो कुछ तो खुशी होके जाएं, एंजॉयमेंट नाम की भी चीज होती है। तो जब अपने दोस्तों यारों को देखोगे ना, वो सीए फाइनल में पहुंच गए, सीए बन गए, वो लोग कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, अब्रॉड में है, इंडिया में वो घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी पार्टियां कर रहे हैं, माइट भी शायद तब आपको फील हो कि यार हम भी कर सकते थे, बट हमने क्या नहीं किया, हमने क्यों नहीं किया। फिर शायद अब तुम लोग बहाने ढूंढने लगोगे। तुम लोग क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे। बहाने मत ढूंढना, जो कर रहे हो ना अपने लिए कर रहे हो, बता दूं मैं आपको, अपने लिए कर रहे हो।
माँ बाप की कोई एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से होती नहीं है, एट लास्ट कोई एक्सपेक्टेशन, उसकी बस एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि बस वो बन जाए यार, वो अपने लिए बनेगा। उनको ये नहीं चाहिए कि वो बन के हमें खिलाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं चाहते कि वो बन जाए तो वो हमें कपड़े पहनाए, खिलाए और हमें घुमाए। वो कर चुके, वो जिनको उनको करना था कर लिया। आपको अपने आप को निखारना है, आपको अपने आप को बनाना है। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? सो नाउ एट लास्ट रिक्वेस्टिंग यू अगेन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एंड सीरियसली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज गाइस फॉलो दिस। मॉडिफिकेशंस आप कर लो बट फॉलो दिस, प्लीज, यू हैव टू फॉलो दिस। अभी फॉलो नहीं किया, लिटरली खराब हो जाओगे, सिचुएशन खराब हो जाएगी। ठीक है? इफ एनीवन फ्रॉम यू नीड्स एनी काइंड ऑफ गाइडेंस रिगार्डिंग दिस शेड्यूलिंग, हाउ टू बी डन, कैसे करना है, कितने घंटे देने चाहिए वगैरह, देन यू कैन पर्सनली मीट मी आफ्टर दिस सेशन। यू कैन पर्सनली मीट मी। शेड्यूल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, पर्सनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है, यू गाइस कैन शेयर। एक चीज मैंने बता दी, अगर आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है प्लीज किसी के पास चले जाओ। और वो काउंसलर कोई जरूरी नहीं कि बाहर का व्यक्ति हो, घर पे आप अपने काउंसलर को ढूंढो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो, आपके पापा, आपकी मॉम, भाई बहन, कोई दोस्त जो इस फील्ड का ना हो, जो सीए का ना हो एटलीस्ट। एक तो ना सीए वाले दोस्त बहुत ही कम होने चाहिए, अलग टाइप अलग फील्ड के दोस्त होने चाहिए। कम से कम उनके साथ सीए की तो बातें नहीं होंगी, कुछ और बातें होंगी, तो थोड़ा सा चीजें कुछ और समझने को ही मिलेगी। तो उनसे गाइडेंस ले लो, उनसे सलाह लो, काउंसलिंग करवाओ अपनी, प्रॉपर काउंसलर के पास या तो जाओ, एंड उसके हिसाब से गाइडेंस के हिसाब से चलो। आपको यह समझना है कि आपको एक सिटिंग में मिनिमम 3 घंटे देने हैं। अब आप कैसे देते हो वो आपकी प्रॉब्लम है। 1 सिटिंग 3 आवर्स, टेक 1 आवर ब्रेक। अगर सोने का समय आ गया है तो वैसे सोने का समय अभी नहीं होना चाहिए, अभी तो होना ही नहीं चाहिए। सोने का समय तब होना चाहिए जब आपकी कोचिंग खत्म हो चुकी हो, तब आप दिन में 1-1.5 घंटा सोना जरूरी है। पर अगर आपकी कोचिंग चल रही है तो सोना मतलब सही नहीं है, पर फिर भी अगर आप सोना चाहते हो तो दिन में 1 घंटा सो सकते हो। आफ्टर 3 आवर्स टेक 1 आवर ब्रेक, आफ्टर 3 आवर्स टेक 1 आवर ब्रेक। रात की नींद अगर आप 12 बजे सोते हो, 5 बजे उठ जाओ, 5 घंटे सफिशिएंट नींद है, खत्म। 5 बजे से ऊपर नहीं। 1 बजे सोते हो तो 5 घंटे गिन लो कितने होते हैं, 6 बजे उठ जाओ, बस, इससे ऊपर नहीं। 5 घंटे की नींद मेरे को लगता है पढ़ाई के टाइम में सफिशिएंट होती है। डॉक्टर बोलता है कि 6 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, कोई बोलता है 7 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। वो उनके लिए जिनके पास करियर बन चुका है, पॉइंट टू बी नोटेड। हमारा अभी करियर नहीं बना है, हमारे लिए 5 घंटे की नींद सफिशिएंट है। समझ रहे हो? तो 5 घंटे की नींद प्रॉपर है, उसके हिसाब से चलो। ठीक है भाई? सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप खुद से करेंगे, भले मेरे पास नहीं आएंगे, मैं ऐसा नहीं कि मेरे पास आएंगे तो मुझे समझ में आएगा, हाँ, खुद से करेंगे। मैं ये आशा रखता हूं कि आप बहुत अच्छे लेवल पर, आपको समझ में आ गई होंगी मेरी आज की बातें। सोच के आया था मैं, आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं लिटरली आज सोच के आया था, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आज मुझे ये बात करनी है आप लोगों से, सो दैट आपके भेजे में कुछ जाए। मेरे आज के इस कुछ भी जो भी मैंने आपको बोला है, अगर आपके माइंड में 10% भी गया होगा तो मेरे लिए जीत है। उससे आप कुछ काम करना शुरू करोगे, उससे आप काम करना शुरू करोगे। अपना लेवल आपको डिसाइड करना है। अच्छा, एक और बात, मैंने जो बोला कि भैया 3 बार रिवीजन होना चाहिए, तो दैट इज नॉट अ थंब रूल कि 3 बार होना ही चाहिए। हमें अपनी कैपेबिलिटीज भी देखनी है। हर इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है। कोई 4 बार भी कर सकता है, कोई 2 बार भी कर सकता है, और किसी का 2 बार में हो तो 2 बार में भी अच्छा भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ 2 बार ही हो जाए, चलेगा, करो, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। आप 2 बार करो, आप 1 बार करो, आप पूरे इन 3 महीनों में 1 बार करो, 1 बार अक्टूबर में कर लो,
चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर बहुत अच्छे लेवल पर करो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक सॉल्व नहीं करोगे मतलब आप जीरो हो। जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, मैं आपको कह रहा हूं आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। एग्जाम में कॉन्सेप्ट के साथ साथ 50% कॉन्सेप्ट, 50% आपकी प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट के साथ साथ 50% आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। अगर आप देख देख के बस बोलते हो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा मैंने पढ़ लिया, इसका सॉल्यूशन सामने देख देख के कर लिया, खत्म हो रहे हो तुम लोग, लिटरली खत्म हो रहे हो। थ्योरी मैंने आपको बताया कि आप कैसे पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर, सीरियसली न्यूज़पेपर की तरह पढ़ो। फर्स्ट टाइम पढ़ो नहीं आया समझ में, सेकंड टाइम पढ़ो नहीं आया समझ में, थर्ड टाइम पढ़ो, अपने आप को कहीं ना कहीं इरिटेशन लेवल पे देखोगे, अरे यार इरिटेट हो रहा हूं, पढ़ यार, उठाओ कहीं ना कहीं गूगल, देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, समझ में आ जाएगा कि हाँ यार कैसे। फिर उसका टेक अ नोट ऑन हिंदी, बिकॉज इफ यू आर वीक, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑन ट्वाइस और थ्राइस, देन टेक उस पैराग्राफ को कन्वर्ट करो इनटू हिंदी, देन वापस से उसको इंग्लिश में पढ़ो। मेहनत तो करनी पड़ेगी बॉस, मेहनत तो जरूरी है, करनी पड़ेगी। ये मैंने तब बताया जब तुम लोगों ने उस पर्टिकुलर टॉपिक को किसी फैकल्टी से नहीं पढ़ा है और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। पर अगर तुमने किसी टॉपिक को फैकल्टी से पढ़ लिया है तो वो तो सीधी बात है, तुम्हें उसका इंटरप्रिटेशन बताया जा चुका है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन तुम्हारे पास है। फिर तो बस तुम्हें क्या करना है, फिर तो उस इंटरप्रिटेशन को तुम्हें समझ के लॉजिकली उस पैराग्राफ को रटना है, खत्म। पर जो तुम्हारे टॉपिक्स छूट चुके हैं, किसी से नहीं पढ़े हैं, EISSM हो गया, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, हाउ टू इंटरप्रेट समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढ़ूं, क्या करोगे आप? इस तरह से पढ़ो, आप न्यूज़पेपर की तरह पढ़ो, आप लिख के पढ़ो। मैं अपने बचपन में अपने बचपन मतलब 11th-12th से क्लास से मेरा हो गया था, 10th क्लास से हो गया था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, बहुत ज्यादा अच्छे से याद है। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और वो साइंस स्ट्रीम में चला गया, CA में, मतलब 12th के बाद। पर हम 12th की पढ़ाई कैसे करते थे, 12th तक पढ़ाई कैसे करते थे, हम अपना अपना घर पे पढ़ते थे, हम अपना अपना पढ़ते थे, पर हम टारगेट सेट करते थे कि ये इतना इतना चैप्टर या इतना इतना पार्ट करके आएंगे। और हम दिन में रात के टाइम पे खाना वाना खाने के बाद ऐसे ही वॉक करने जा गए, चले गए, कभी कभी रेलवे स्टेशन चले गए, कभी कुछ पर चले गए, पता रहता था कि एग्जाम्स करीब है, तो एक बार मिल लेते थे और उनके साथ वो टॉपिक डिस्कशन करते हो जाते थे। टॉपिक डिस्कशन, यार लिटरली इतना मजा आ जाएगा जब आप टॉपिक डिस्कशन करोगे ना किसी व्यक्ति के साथ, और उस व्यक्ति को भी वो भी पढ़ के आया, मैं भी पढ़ के आया हूं। टॉपिक डिस्कशन करोगे ना, थ्योरी, प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी टॉपिक, आपको थ्योरी ऐसे ही याद हो जाएगी। SM हो गया आपका, EIS हो गया आपका, ऑडिट हो गया, आपको याद हो जाएगा। आपको अपनी गलतियां महसूस, जब आप बोलना शुरू करोगे तो वो आपको अपनी गलती बताएगा, देख तू यहां पर गलत है, और वो चीज आपको एग्जाम टाइम में याद आएगी, हाँ यार इसने मेरी वो गलती गिनवाई थी, उसको बन गया था। तो ये चीज मेरे साथ हुई है। आई डोंट थिंक, मतलब मुझे नहीं पता कि ये चीज कितनी कारगर आपके लिए साबित होगी, बट उसके लिए एक दोस्त होना चाहिए ऑब्वियसली, ये भी है, एक सपोर्ट होना चाहिए। तो आप वैसा भी कर सकते हो, आप ऐसा अगर आपकी कोई है साथ में फ्रेंड है ऐसा कोई, आप वैसा भी करो। थ्योरी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के कारण ढूंढो, किस तरीके से इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। मेरा इंटरेस्टिंग बनाने का कारण यही था कि मैं उसको एक व्यक्ति के साथ डिस्कस कर लेता था, कैसा भी हो, मैं भले चाहे रट के आया हूं, मैं उसको डिस्कस कर लेता था, कम से कम डिस्कशन में मेरा पक्का हो जाता था। समझ में आई बात? सो ऐसे तरीके ढूंढो, एट लास्ट आपको लगे कि यार ये तो टॉपिक ऐसा है जो मुझसे नहीं बन रहा है, तो किसी भी तरीके से उसकी फोन पे किसी फ्रेंड के साथ, या अगर हो सके तो उसकी 5-10 मिनट में उसका एक समरी पूछ लो कि भाई ये टॉपिक क्या कहता है, ये टॉपिक है क्या, अच्छा ये पैराग्राफ में क्या क्या है, उस बेसिस पर उसका एक चार्ट बना लो। मत पढ़ो वो टॉपिक, उसका चार्ट बना लो, खत्म। एटलीस्ट मैं चार्ट में तो सेटिस्फाई हो जाऊं, ऐसे कर सकते हो। कोई टॉपिक छोड़ो मत, पर टॉपिक छोड़ना मतलब हमारा सबसे बड़ा ब्लंडर करना। हम अपने आप को 5 से 10 मार्क्स हमने पहले ही मान लिया कि हम तो एग्जाम में पेपर छोड़ के आने वाले 5 से 10 मार्क्स। अगर कोई टॉपिक छोड़ रहे हो तो पर टॉपिक 5 मार्क्स, टेक एवरेज, पर टॉपिक 5 मार्क्स। अगर आप टॉपिक छोड़ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं 5 नंबर छोड़ के आ रहे हो, आप 5 नंबर का पेपर कम अटेम्प्ट कर रहे हो, ये मान के आओ, ठीक है।
फिर से एट लास्ट बोल रहा हूं, बार बार एट लास्ट बोल चुका हूं, पर मुझे कुछ ना कुछ बातें याद आ रही है तो मैं बोलते जा रहा हूं. सो ऑन माई फाइनल वर्ड्स, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप रिवीजन स्ट्रेटजी अप्लाई करें. कैसे अप्लाई करनी है आप अपने हिसाब से खुद समझ सकते हो. आप उसको प्लान आउट करो, मेरे साथ बैठ के प्लान आउट करो, एंड नवंबर के लिए जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाओ. बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ. जितनी बातें मैंने आपको बताई पढ़ाई के रिगार्डिंग, बाहरी चीजों के रिगार्डिंग, उन सब चीजों को कुछ कुछ याद रखना जो आपको लगे कि हमारे लिए हाँ वो ठीक हो सकती है, वो कारगर हो सकती है, सिद्ध हो सकती है हमारे लिए. ठीक है. सो गाइस, फाइनली अपन अभी ओवर करते क्योंकि आपकी एक दो लोगों की कुछ दूसरी क्लास भी होगी, और अगली क्लास में हम फालतू का ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे. अगली क्लास में हम पढ़ाई पे चलेंगे. टेस्ट से स्टार्ट किया था मैंने आज, तो मुझे लगा कि टेस्ट क्योंकि बहुत कम लोगों ने दिया है तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं बात करूं आपसे. टेस्ट पेपर मैं जितना जल्दी हो सकेगा चेक करके आपको प्रोवाइड करूंगा मंडे तक. मंडे नहीं हो पाए तो मैक्सिमम ट्यूसडे तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा. टेस्ट थोड़े से अब जल्दी जल्दी होते जाएंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि टेस्ट जल्दी जल्दी होते जाएंगे. एक और बात, चार्टर्ड्स कॉर्नर जो मैंने बोला उस पर मैं टेस्ट सीरीज डालूंगा. मैं उस पर टेस्ट सीरीज इवन सब्जेक्ट वाइज डालूंगा चार्टर्ड्स कॉर्नर पे. और एक और चीज बता दूं, अगर हो सकता है शायद आपके लिए फायदेमंद हो जाए, चार्टर्ड्स कॉर्नर पे ना मैं कई सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट फैकल्टीज के नोट्स भी डालूंगा, जो नोट्स फ्रीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं. मेरी कुछ नेशनल लेवल फैकल्टीज से बात हुई है, दे आर रेडी टू प्रोवाइड विद द नोट्स जो वो शेयर कर सकते हैं. ऐसा होता है ना कि कुछ नोट्स फैकल्टी शेयर नहीं करती, बट कुछ फैकल्टीज बोलती है कि हाँ चलो शेयर कर लो ये वाला पार्ट. तो मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है, मैं अपने चार्टर्ड्स कॉर्नर पे एक अलग से नोट्स वाला सेक्शन भी डालने वाला हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग इसको क्या क्या नोट्स वगैरह चाहिए. जीएसटी हो गया, ऑडिट पे कुछ हो गया, एसेज हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैं खुद ही डालूंगा. तो ऐसे करके मैं नोट्स भी डालूंगा. हो सकता है माइट भी आपके लिए रहे, कुछ दिक्कत ना आए तो वो भी होगी. टेस्ट को हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, टेस्ट को हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने वाले हैं. ये रीजनिंग नहीं होनी चाहिए कि मैंने टॉपिक नहीं किया था, वो ये रीजनिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है. थैंक यू सो मच. ठीक है.